हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का 10th क्लास विज्ञान विषय में स्वागत है। बच्चों, हमारा पाठ 9 चल रहा है और 9 पाठ में आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन का क्या कारण होता है। तो बच्चों, अपवर्तन की परिभाषा आपको बताई थी, उसका कारण आपको बताया था और आज के इस वीडियो में हम अपवर्तन के नियमों को पढ़ेंगे और अपवर्तन के कुछ प्रभाव भी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अपवर्तन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, आपने अपवर्तन को पढ़ लिया है और आज मैं यहाँ पर आपको नोट कर रहा हूँ बच्चों अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं और इन नियमों को आप लोग कैसे चेक करोगे, कैसे आपको पता लगेगा कि अपवर्तन का जो ये नियम है ये आपको कहाँ पर काम आता है। तो देखो, मेरे को पहले आपको बच्चों यहाँ पर अपवर्तन का जो मैंने आपको चित्र बनाया था उस चित्र को मैं थोड़ा सा आपको बना रहा हूँ। यहाँ पर ये पृथककारी सतह हो गई ना, ये प्रकाश की आपतित किरण हो गई, इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन होकर ये इस तरह से चली गई। ठीक है ना। अपने मार्ग से विचलित होगी ना, और मार्ग से जब विचलित होगी तो या तो अविलंब के पास आ जाएगी या अविलंब से दूर चली जाएगी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर एक कोण बना था और यहाँ पर भी एक कोण बना था। इस कोण को बोला था आपने आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या था? आपतन कोण। और इस कोण का नाम लिखा था हमने बेटा अपवर्तन कोण। चित्र को अपनी आपकी नोटबुक में चित्र बन रहा होगा, उसको दोबारा से चेक कर लेना। ये आपतित किरण है, ये पर अपवर्तित किरण है और ये क्या हो गया? अविलंब। ठीक है ना। यहाँ पर ये आपतन कोण बन गया, ये अपवर्तन कोण बन गया। ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृथककारी सतह है। नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर हवा है। अब देखो, मैं अपवर्तन के नियम नोट करूंगा यहाँ पर, आप तो चित्र पर ध्यान देना। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। कितने नियम है बच्चों? 2 नियम हैं। तो देखो, पहला नियम लिख रहा हूं मैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। नियम लिख दिया मैंने। अब आप चेक करो। देखो, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अविलंब। तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल पर है। कहना है भाई, इसी तल पर अगर तो आपतित किरण मिल रही है, यहीं पर अविलंब है और यहीं पर अपवर्तित किरण आकर इसके साथ मिल रही है। समझ आ गई बात। यही नियम हमने परावर्तन में लिखा था, लेकिन क्या अंतर था? वहाँ पर जो ये किरण थी वो परावर्तित किरण थी, लेकिन यहाँ पर कैसी किरण है? अपवर्तित किरण। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने बताया था परावर्तन तो किसी ऐसे पृष्ठ से होता है जिसकी एक सतह चमकीली हो और दूसरी सतह अपारदर्शी पदार्थ से लेपित हो। ठीक है ना। और अपवर्तन इस प्रकार की सतह से हो सकता है जिसके आर पार प्रकाश गुजर जाए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तु से। पारदर्शी वस्तु से तो अपवर्तन होता है, अपारदर्शी वस्तु से परावर्तन होता है। ठीक है ना। अब देखो, मैं इसका दूसरा नियम लिख रहा हूँ। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण
की ज्या, इसको बोलेंगे साइन आर का अनुपात, का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होता है? सदैव नियत रहता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू, इसको क्या बोलोगे? म्यू। समझ आ रही है बात? तो देखो बेटा, यहाँ म्यू एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू क्या है? यहाँ पर एक नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको किसका नियम भी कह सकते हैं? स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। तो देखो, आपतन कोण का जो मान होगा जितना यहाँ पर आएगा और अपवर्तन कोण का मान होगा जो यहाँ पर आएगा, दोनों की ज्याओं के अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकाल कर हम चेक करेंगे कि ये सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है, स्थिर रहता है, ये मान बदलता नहीं है। ठीक है ना? इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। म्यू एक नियतांक होता है और जिसको इस नियतांक का नाम क्या है? माध्यम का क्या बोलते हैं? इसको अपवर्तनांक बोलते हैं। और बच्चों, ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। तो ये आपके सामने नोट किए गए हैं अपवर्तन के नियम। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इनको नोट करेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम चेक करते हैं। देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अभी मैंने लिखा था ना अपवर्तनांक, उसको अपवर्तनांक कह सकते हैं या फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? देखो, यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम में, यदि प्रकाश हवा से नहीं, तुम निर्वात से लो यार, कहाँ से लेंगे? निर्वात से। यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात इसको आप कैसे दर्शा सकते हो? देखो, ठीक है ना? यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश कहाँ से प्रवेश कर रहा है? निर्वात से किसी माध्यम में,
तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसको ही क्या बोलेंगे हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, चलो इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तनांक आपको निकालना है और वो हवा के सापेक्ष निकालना है आपको, यानी कि हवा से प्रकाश कांच में प्रवेश कर रहा है। मान लेते हैं हम प्रकाश हवा से कहाँ प्रवेश कर रहा है? कांच में। तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकाल सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पर इस बात को उल्टा कर दिया जाए, हवा के सापेक्ष अगर हमको अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश का अपवर्तनांक आपको निकालना है हवा के सापेक्ष कांच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा बेटा कि प्रकाश का जो वेग है हवा में वो लीजिए और प्रकाश का वेग जो कांच में वो लीजिए। अब कांच के बजाय हम यहाँ पर कोई सा भी माध्यम ले सकते हैं। भाई प्रकाश हवा से आता है, ये तो हमको पता ही है। हवा से आता है तो ये कांच में जा सकता है, पानी में जा सकता है, केरोसिन में जा सकता है, गैसोलीन में जा सकता है, किसी भी माध्यम में जा सकता है। तो हवा से आने वाला जो प्रकाश है वो किसी भी माध्यम में जाएगा और उस टाइम पर अगर हमको उसका अपवर्तनांक निकालना है तो उसके लिए हम क्या सूत्र यूज करेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो देखो, दिस इम्प्लाइज लगा के लिख रहा हूँ मैं। किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को, हवा के सापेक्ष है, कोई भी माध्यम ले लियो, निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो अपवर्तनांक म्यू क्या है? वो अपवर्तनांक। ठीक है, अब बराबर आपको क्या करना है? प्रकाश का हवा में वेग कितना होता है उसको लीजिए और फिर प्रकाश का उस माध्यम में वेग जिसमें वो प्रवेश कर रहा है उसको लीजिए और दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। अगर इसको V1 मान लें और इसको V2 मान लें तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको अगर निकालना है तो आप इसको किस तरह से दर्शाओगे? या μ21 21 मत बोलिए है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष, तो μ21 = V1/V2 ऐसे लिख सकते हो इसको। अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वाले सूत्र को ध्यान में रखो। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ लिख देता हूँ। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप निकालोगे, ये जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है ये चेक कर रहे हैं हम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम की प्रकृति, घनत्व, प्रकाश का रंग और तरंगदैर्घ्य तथा प्रकाश
के रंग पर प्रकाश का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तरंग दैर्घ्य के कारण ही तो होता है, निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक उस माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछ लिया जाता है ये, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख देना। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग जो होता है उसका अपवर्तनांक कैसा होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे अधिक वे लाल रंग का सबसे कम होता है। बड़े इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं बच्चों में, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसका कारण क्या होता है बेटा? क्योंकि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो छोटी होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो बड़ी होती है। तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, जितनी छोटी तरंग दैर्घ्य उसका अपवर्तनांक उतना ज़्यादा, जिसकी बड़ी तरंग दैर्घ्य उसका अपवर्तनांक उतना ही कम, ठीक है ना। तो ये अपवर्तनांक से संबंधित टॉपिक है और इसमें इसकी परिभाषा और इस तरह से किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे आप तो ये सूत्र यूज करेंगे। और अपवर्तनांक की जो निर्भरता है वो किस किस पर होती है? माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर। और प्रकाश के रंग के आधार पर अगर हम अपवर्तनांक को देखें तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो फटाफट से। एक चीज़ और क्लियर करूं बच्चों में आपको, अपवर्तन के प्रभाव में पढ़ने से पहले देखो, जो माध्यम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। माध्यम का क्या होता है? जिसके अंदर से जिसके द्वारा प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, ठीक है ना, या जिसमें से गुजरकर प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, वो माध्यम होता है। और ये माध्यम 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। माध्यम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला माध्यम लिख रहा हूं मैं, विरल माध्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझो जरूर, तभी अपवर्तन की घटनाएं आपके समझ में आएंगी। इसलिए मैं इन माध्यमों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ पहले। देखो, वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर स्थित होते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। माध्यम के कण अगर दूर दूर स्थित हैं तो उसको विरल माध्यम बोलेंगे। जैसे गैस में कण दूर दूर स्थित होते हैं, ठोस में कण पास पास स्थित होते हैं, द्रव में ठोस से दूर होते हैं, गैस से पास होते हैं। तो गैस विरल माध्यम है किसकी अपेक्षा? ठोस और द्रव की अपेक्षा। और द्रव विरल माध्यम में किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। समझ में आ रही है ना बात? यहां पर इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में
प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये मुख्य बात है इसकी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा माध्यम कौन सा है। ये माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर, चलो इसके लिए उदाहरण लिख दूं मैं। वायु, कांच व जल की अपेक्षा विरल माध्यम है। समझ में आ रही बात। अब कांच और जल लें यहाँ पर तो कौन सा विरल माध्यम होगा? जल, क्योंकि जल के जो कण होते हैं वो, कांच ठोस होता है ना, ठोस के कण तो पास पास होते हैं और जल के कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है ना। दूसरा है बच्चों सघन माध्यम। ठीक है। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास स्थित होते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट बात, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। अब देखो उदाहरण, जल वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। आप तो यह चीज़ पे ध्यान रखो, कण पास पास हैं कि कण दूर दूर हैं, बाकी हिसाब से सघन माध्यम और विरल माध्यम में निकाल ले। तो बच्चों इस माध्यमों के बारे में और माध्यमों के अंदर जो विशेष प्रभाव है वो है ये 2 लाइन के प्रवेश कर रही किरण माध्य विरल ते सघन में जाएगी। भाई ऊपर विरल है और नीचे सघन है, तो विरल ते सघन में आई तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन ते विरल में जाएगी किरण तो अविलंब ते दूर हट जाएगी। समझ में आ रही बात। अगर जैसे ई अवलंब है, ये अवलंब है और ई सघन माध्यम है, तो ई विरल माध्यम से किरण आई तो इस अवलंब की ओर इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है ना। और यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है, अब यहाँ से ये किरण पार नहीं गई तो फिर से अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो स्टूडेंट्स इस जगह पर ये झुकने के बाद ये प्रकाश की किरण फिर अविलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ एक अविलंब और बन जाएगा क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है किरण, तो ये उससे दूर हट गई। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप फटाफट से नोट करो इन्हें बेटा, मैं एक चित्र में इन सब चीज़ को दर्शाता हूँ आपके लिए। ठीक है ना।
अब देखो आपको पता लगे विरल और सघन माध्यम में कैसे होता है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एक कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, बहुत बार ये आपके एग्जाम में आता है बेटा। ये चित्र बनाता हूँ मैं इसका, और ये चित्र ही चित्र पूछा जाता है, और आपको भी चित्र ही बनाना है। तो देखो एक आयताकार कांच का टुकड़ा ले लीजिए, और इस आयताकार कांच के टुकड़े को यूज करना है हमने किसके लिए? परावर्तन के लिए, ठीक है ना। आयताकार कांच का टुकड़ा हो गया। ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसका नाम धर देता हूं मैं ABCD। अब यहां पर मैं प्रकाश की किरण आपतित करता हूं। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई है इस पर। अगर इस जगह पर आपतित हुई तो बेटा अभिलंब कहाँ बनेगा? इसी जगह पर तो बनेगा। तो देखो माध्यम एक कौन सा है? वायु। कैसा माध्यम है? विरल। ये क्या हो गया? माध्यम दो क्या है? कांच। और ये क्या है? माध्यम तीन, दोबारा तक आ गई वायु। समझ में आ रही है ना बात? विरल माध्यम, सघन माध्यम, फिर विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो देखो अविलंब की ओर झुक जाएगी। झुक गई। अगर इस जगह पे झुक गई और यहाँ टकरा रही है तो यहाँ क्या बन जाएगा? अविलंब। अब सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में, तो अब अविलंब से दूर हट जाएगी। अगर हम देखते सही तरह थे तो ये प्रकाश किरण ऐसे जानी चाहिए ही ना, सीधम सट। समझ में आ रही बात? अविलंब एक, और ये क्या है? अविलंब दो। दूसरा अविलंब है को नहीं भाई। इस फलक से अगर AB फलक से ये अपवर्तन की घटना हो रही है तो CD फलक से भी तो अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये किरण को क्या बोलोगे आप? आपतित किरण। और ये कौन सी होगी बच्चों? अपवर्तित किरण। ठीक है ना। यहाँ पर कोण I बनेगा, यहाँ पर कोण R बनेगा, यहाँ पर कोण I2 हो जाएगा, ये कोण R2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात है? ये I1 R1 माने तो ये I2 R2 हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हो आप? आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हो आप? अपवर्तन कोण। भीतर ही लिख रहा हूँ यहाँ मैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे आप? निर्गत किरण। वैसे तो ये अपवर्तन है कहीं आई है, पर या तो क्या बोल सके हम? निर्गत किरण। और ये क्या होगी बच्चों? कांच की सिल्ली। कांच का आयताकार टुकड़ा या कांच की सिल्ली, कछु ही कह दो। अब अगर हम या प्रकाश की किरणें या कांच की सिल्ली पे सीधी आपतित करते हैं ऐसे, देखो अपवर्तन कब होए, या उस चीज़ को ध्यान रखियो। अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होती है। समझ में आ रही है ना बात? हर एक प्रकाश किरण में तिरछी आपतित करी है। अपवर्तन की घटना तभी होगी जब प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होगी, और अगर प्रकाश की किरण सीधी लंबवत आपतित होती है तो बच्चों अपवर्तन की घटना नहीं होती है, और ये प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। इस बात का ध्यान रखना आप। तो कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का ये किरण चित्र है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बच्चों बड़े ध्यान से आप इस चित्र को बनाओगे, ठीक है ना। इस चित्र को बनाइए आप फटाफट से। कई बार इसका नाम आयताकार कांच का स्लैब भी होता है, मतलब इसका नाम रख दिया जाता है आयताकार
कांच का स्लैब, ऐसे भी पूछा जाता है। तो आयताकार कांच का टुकड़ा है ना, इसको ये आयताकार कांच का स्लैब बोल रहे हैं। अपवर्तन केवल कब होगा? जब प्रकाश की किरण तिरछा आपतित होगी। तभी अपवर्तन की घटना होती है।